भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और इसके पहले महानिदेशक भी बने। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? हुंसागी। हुंसागी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। पुरापाषाण कालीन स्थल हुंसागी कर्नाटक में स्थित है। चिरांद, बुर्जहोम तथा मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल है। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध किससे था? भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से। प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। कमकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से था। लोग जमींदारों के खेतों में कार्य करते थे और इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। लोह युग को यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजार एवं हथियारों में मुख्य रूप से किस की जगह लोहे का इस्तेमाल किया जाता था? कांसे का। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। कांसे। सिंधु सभ्यता के लोग कांसे बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। माइक्रोलिथ डैश का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। छोटे पत्थर के औजार में माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे। इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी। ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्यों द्वारा शिकार करने में किया जाता था। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? सिंधी भाषा में। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का श्रेय जेम्स। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? दायमाबाद से।
दैमाबाद महाराष्ट्र हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? परुष्णी। ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था। अस्काना चिनाब नदी को कहा जाता था। बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता था। वितेस्ता झेलम नदी को कहा जाता था। सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता था। गोमती गोमल नदी को कहा जाता था। उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषदों का केंद्रीय विषय दर्शन एवं ज्ञान था। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 1008 है। चार वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र का संग्रह है? अथर्ववेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गौपद है। अथर्ववेद में ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र आदि का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। बुद्ध चरित्र सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन थे? अशोक घोष। मिलिंद पन्नों के रचनाकार नागसेन थे। माध्यमिक सूत्र के रचनाकार नागार्जुन थे। अभिधर्म कोश के रचनाकार वसुबंधु थे। विशुद्धि मग के रचनाकार बुद्ध घोष थे। महाबोधि मंदिर परिषद का संबंध किसके जीवन से है? भगवान बुद्ध से। महाबोधि मंदिर परिसर का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से है। महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है। इस मंदिर को वर्ष 2002 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। किस शासक ने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाकर जैन धर्म अनुसार अपने प्राण को त्यागा चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म आचार्य भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। जैन धर्म में इस प्रक्रिया को संलेखना या संथारा कहा जाता है। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम राजा और संस्थापक था तथा कौटिल्य या चाणक्य इसके प्रधानमंत्री थे। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: गुहालेख, स्तंभलेख और शिलालेख। अशोक के द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारत के राज्यों सत्यपुत्र, केरलपुत्र, चेर, चोल, पांड्य का उल्लेख किया गया है।
इसके अतिरिक्त इस शिलालेख में मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा तथा लोक कल्याणकारी कार्यों का भी उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। शकों के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा रुद्रदामन प्रथम के विषय में जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात के काठियावाड़ में स्थित इस झील का जीर्णोद्धार करवाया था। दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गुप्त वंश के। दिल्ली के प्रसिद्ध लोह स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। गुप्त वंश के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। महरौली में स्थित लोह स्तंभ का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था। यह विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर में स्थित है। प्राचीन हड़प्पा स्थल किस नदी के वर्तमान सूखे मार्ग के तट पर बसाया गया था? रावी नदी के। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसाया गया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर हिंडल नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रोपण सतलज नदी के किनारे स्थित है। सुतका गंडोर दासक नदी के किनारे स्थित है। पूरा पाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक था। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल में विभाजित किया गया है। समय के इस लंबी अवधि मानव इतिहास का 10% कवर करता है। 99%। इतिहासकारों ने भारतीय पुरापाषाणी कालीन संस्कृति को 3 कालों में विभक्त किया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हड़प्पा वासियों को तांबा संभवतः वर्तमान समय के डैश से प्राप्त होता था, राजस्थान से। हड़प्पा वासियों को तांबा राजस्थान से प्राप्त होता था। लौह युग का सबसे आम उपकरण क्या था जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और हथियार के रूप में किया जाता था? कुल्हाड़ी। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार आया है? गंगा नदी का। ऋग्वेद में केवल एक बार नाम गंगा नदी का आया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती नदी है तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी मानी जाती है। डैश वेद 4 वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए गए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में जादू, टोना, तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी उल्लेखित है। यजुर्वेद कर्मकांडीय वेद है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है।
सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। गद्य एवं पद में लिखित वेद यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदयत्री भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल भारत में नहीं है। मेहरगढ़ की वर्तमान स्थिति बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नवपाषाणकालीन स्थल हल्लूर कर्नाटक में है। चिरांद सारण बिहार में स्थित है तथा महागढ़ा उत्तर प्रदेश में स्थित है। वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? 3500 वर्ष पहले। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा लगभग 10,580 रचनाएं हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाला ऋषि होत्र कहलाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किस शहर के कच्छ के रण में खादिर बेत, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी? धोलावीरा। धोलावीरा अवस्थित कच्छ के रण में गुजरात में स्थित है। इसके खोजकर्ता जेपी जोशी थे। धोलावीरा को सफ़ेद कुआं, आयताकार नगर भी कहा जाता है। हड़प्पाकालीन नगर धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। धोलावीरा से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो नर्तकी की कांस्य मूर्ति, 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। कालीबंगा से जुते हुए खेत अग्नि पूजा के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। लोथल बंदरगाह धान 3 युगल समाधियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनवाली मिट्टी से बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? गुजरात में। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, बनवाली हरियाणा में तथा धोलावीरा गुजरात में स्थित है। वैद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? सांख्य दर्शन से। कपिल मुनि का संबंध सांख्य दर्शन से था। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनी थे। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बदरायण थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणादिया उल्लुक थे। चवार्क के प्रवर्तक चवार्क थे। प्राचीन शहर लोथल, जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है तथा प्राचीन बंदरगाह भी है। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित तथा इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने किया था। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है? 1028। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का संग्रह है। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? भरत मुनि को। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जो अपने विचारों के साथ साथ व्यापक विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है।
निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जिसका श्रेय ऋषि व्यास को जाता है प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है और इसे 18 पर्वों में 1 लाख छंद है? महाभारत में ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को कहा जाता है सूक्त। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूक्त हैं। प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र का श्रेय निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विद्वान और रणनीतिकार को जाना जाता है? चाणक्य को। रामायण के मुख्य रचनाकार वाल्मीकि थे। अष्टधाई के मुख्य रचनाकार पाणिनि थे। मालविकाग्नि मित्रम के मुख्य रचनाकार कालिदास थे। एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किस शख्सियत द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा लिखा गया था। मुद्राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक विशाख दत्त थे। ऋतु संहार के लेखक कालिदास। कुमार संभव के लेखक कालिदास थे। मेघदूत के लेखक कालिदास थे। रघुवंशम के लेखक भी कालिदास थे। विक्रमोर्वशियम के लेखक भी कालिदास थे। अश्वघोष बुद्धचरित के लेखक थे। कलहण राजतरंगिणी के लेखक थे। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा था। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य ने की थी। इसे चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था पर पर्याप्त प्रकाश डाला था। बरामहिर की रचना पंच सिद्धांतिका किस खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है? 5। बरामहिर की रचना पंच सिद्धांतिका 5 खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है। बरामहिर की अन्य रचनाएं लघु जातक, व्रत संहिता, बृहत जातक है। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। यूनानी शासक सिकंदर था। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय मगध साम्राज्य पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हुआ था। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी थी। उद्दाइन। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अजातशत्रु के पुत्र उद्दाइन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी रहा। बाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। पाटलिपुत्र। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसकी मूल स्थिति मूलतः दक्षिण बिहार के क्षेत्र में थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी गिरिब्रजिया राजगृह थी। तत्पश्चात पाटलिपुत्र बनी। निम्नलिखित में से कौन सा बज्जी महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी।
शूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा था। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या था। मगध महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह था। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर था। निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? कामरूप। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इन महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वर्णित है। 16 महाजनपद अंग, मगध, काशी, वत्स, बज्जी, कौशल, अवंती, मल, पंचाल, चेदी, कुरु, मत्स्य, कंबोज, शूरसेन, अस्मक और गंधार है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थक थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थक थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमि थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया? पीपल के नीचे। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड है। गौतम बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। गौतम बुद्ध के मृत्यु या महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गया बिहार नामक स्थान पर निरंजना नदी के तट पर पीपल बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में अपने उपदेश दिए। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अत्यधिक कठिन था? किसानों के लिए। पंच महाव्रत या अणुव्रत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य, ब्रह्मचार्य तथा त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण भी जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में 10 लक्षण तथा 7 सिद्ध व्रतों का उल्लेख है। बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे और वे क्षत्रिय थे। बुद्ध शाक्य गण से संबंधित एवं एक क्षत्रिय थे। इनके पिता सुधोधन कपिलावस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। भगवान महावीर ने 10 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक वन में रहने चले गए 30 वर्ष की उम्र में। भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर के दामाद का नाम जमाली था। महावीर की मृत्यु पावापुरी बिहार में हुआ था। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से किया था। ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य 30 वर्ष की अवस्था में। गृह त्याग के पश्चात 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जरंभिका ग्राम में हुआ था। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था।
बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर पर हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, जिनका निधन 7वें दिन ही हो गया था। निम्नलिखित में से किसने बज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह देने के लिए बुद्ध से मुलाकात की? वसकार ने। हर्यक वंश के प्रमुख शासक अजातशत्रु ने अपने मंत्री वसकार को गौतम बुद्ध के पास भेजा था। वसकार की गौतम बुद्ध से भेंट राजगृह के समीप ग्रहकुट नामक पर्वत पर हुआ था। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है? 10 दिनों के लिए। जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त था। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर नग्न अवस्था में रहने वाले। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और डैश अपने सोने एवं कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य थे। अर्थशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन संबंधित विभिन्न जानकारियों पर प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? गंधार। मौर्य सम्राट अशोक के बृहत्तम शिलालेखों की संख्या 14 है। कलसी शिलालेख देहरादून उत्तराखंड में है। गिरनार शिलालेख जूनागढ़ गुजरात में है एवं मस्की शिलालेख रायचूर कर्नाटक में स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से 185 ईसा पूर्व था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। वर्ष 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक बिंदुसार था। मौर्य साम्राज्य के शासनकाल की अवधि 322 से 185 ईसा पूर्व थी। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की अवधि 322 से 298 ईसा पूर्व था। बिंदुसार के शासनकाल की अवधि 298 से 273 ईसा पूर्व था। अशोक के शासनकाल की अवधि 273 से 232 ईसा पूर्व था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन शामिल नहीं था। मौर्य सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान हेतु जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसको अशोक के अभिलेख में धम्म कहा गया है। अशोक की धम्म की नीति का मूल सिद्धांत स्वयं नियंत्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था? अशोक। अशोक बिंदुसार का पुत्र एवं चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था तथा अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। किस साम्राज्य की स्थापना 322 या 321 ईसा पूर्व में महान सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। मुगल वंश के संस्थापक
मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में थे और किस लिपि में थे? प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किया था। अशोक के समस्त अभिलेखों का विषय प्रशासनिक था, रुम्नीदेय अभिलेख को छोड़कर। अशोक के केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेरा का लिपि खरोष्टी है। कौन सा मौर्य भारतीय सम्राट अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है? अशोक। सम्राट अशोक के बृहत्तम शिलालेख की संख्या 14 है एवं दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? कौटिल्य। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य थे। इनका अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त था। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य या विष्णुगुप्त था। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक का राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय उपनाम से भी जाना जाता है। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दिया था। भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म प्रसार का बीड़ा उठाया था? अशोक ने। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धम्म प्रचारक अन्य स्थानों पर भेजे थे। महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया था। महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका में भेजा गया था। महारक्षित को यवन देश भेजा गया था। सोना एवं उत्तरा को स्वर्णभूमि भेजा गया था। मझिम को हिमालय पर्वतीय देश भेजा गया था। अशोक ने अपने शिलालेखों में उल्लेख किया है कि उसने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण प्राप्त की थी, कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? 8 वर्ष। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया था। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है? अशोक को। अशोक को सामान्यतः उसके अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनवाया गया था? अशोक के शासनकाल में। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे वर्ष 1989 में सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 232 ईसा पूर्व। अशोक की मृत्यु 232 मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? अशोक ने।
अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा जिसे मौर्य इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। भारत में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश के शासनकाल की अवधि 185 से 75 ईसा पूर्व तक था। भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश की राजधानी पैठान या प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत थी। सातवाहन डैश द्वारा भारत में एक शक्तिशाली राजवंश था। दक्षिण में। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश का प्रथम यशस्वी शासक सतकर्णी प्रथम था। सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। सातवाहन वंश शासित मुख्य क्षेत्र महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण के। प्रसिद्ध शासक कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। कुषाण वंश के अन्य प्रमुख शासक भीमकटफिस, कुजुलकटफिस, वासिष्क, हुविस्क और वासुदेव थे। मौर्यकाल के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान तक की अवधि को भारतीय इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? उत्तर मौर्यकाल के रूप में। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्य उत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? कुषाण वंश ने। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुलकटफिस थे। कुषाण वंश का महानतम शासक कनिष्क था। मूर्तिकला की मथुरा तथा गंधार शैली का जन्म कनिष्क के समय हुआ था। कनिष्क ने सिल्क मार्ग चीन से रोम जाने वाले पर नियंत्रण किया था। मौर्योत्तर काल में डैश में वे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी। दास कर्मकार। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना किया था? पुष्यमित्र ने। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने किया था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई थी। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश के अन्य प्रमुख शासक अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र तथा देवभूति थे। डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। अश्वघोष ने। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। गंधार कला शैली किस राजवंश के तहत विकसित हुई थी? कुषाण। गंधार कला शैली कुषाण राजवंश के तहत विकसित हुई थी। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क के
शासनकाल में कला से संबंधित दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी? कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी थी। गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। महाधिराज की उपाधि से विभूषित चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत का प्रारंभकर्ता थे। लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह हुआ था। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियां चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियां विक्रमांक, परमा भागवत, कुमारगुप्त की प्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय की अन्य उपाधियां विक्रमांक, परमा भागवत, कुमारगुप्त की प्रथम उपाधियां महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र आदि। समुद्रगुप्त की प्रथम उपाधियां कविराज, अप्रतिरथ, पराक्रमांक। महाधिराज की उपाधि से प्रसिद्ध चंद्रगुप्त प्रथम थे। हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? 3। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 संस्कृत नाटक की रचना की, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रहस्ती या इलाहाबाद स्तंभ के लेखक कौन है? हरिसेन। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रहस्ती में गुप्त शासक समुद्रगुप्त को संपूर्ण पृथ्वी को विजित करने वाला बताया गया। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश डैश ने उसे पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य वंश के प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इसका उल्लेख ऐहोल शिलालेख में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजय झेलनी पड़ी। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित्र के लेखक थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हर्षचरित्र एवं कादम्बरी है। राजशेखर को महिपाल एवं महेंद्रपाल प्रथम दोनों ने संरक्षण प्रदान किया था। राजशेखर की प्रमुख रचना काव्यमीमांसा है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे।
आर्यभट्ट की प्रमुख रचनाएं आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की विजय के लिए 3 नीति अपनाई थी। समुद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन थे। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रहस्ती की खुदाई की गई? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रहस्ती या इलाहाबाद प्रहस्ती स्तंभ लेख के सप्तमम समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रहस्ती या इलाहाबाद प्रहस्ती स्तंभ लेख के सप्तम श्लोक में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रहस्ती या इलाहाबाद प्रहस्ती स्तंभ लेख के सप्तम श्लोक में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख वर्णित है। डैश ने हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्होंने जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। हैंसंग ने। चीनी यात्री हैंसंग ने अपना ग्रंथ सीयूकी नाम से लिखा था।